फंक्शंस हैं और नॉर्मल अपीयरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है उसकी दाढ़ी मूंछें होनी चाहिए, तो उसके लिए गोनैड्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी। हमारे पास 2 भाई आए, यहीं अलीगढ़ का एक कस्बा है जलाली, दे वर 30 ईयर्स ऑफ एज, और वो दोनों जो है सऊदी अरब में किसी मॉल में काम करते थे। पता नहीं कहाँ का दिखाया समहाउ, बट ही लैंडेड विद अस। सो बोथ ऑफ देम दे वर लाइक अ चाइल्ड। 30 साल के आदमी थे, लेकिन आवाज़ भी बच्चों जैसी, और जो चेहरे की एक रंगत होती है वो भी बच्चों जैसे। वी ट्रीटेड देम, नाउ दे आर डूइंग वेल। हाँ, इस कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं उसमें कि क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो हमने उनको बताया कि बाकी चीज़ें आपकी नॉर्मल रहेंगी, बट कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। बट नाउ बोथ ऑफ देम दे आर मैरिड, दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, एंड वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू कंसीव एंड ही इज टेकिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो गोनैड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, और इसमें भी जो टेस्टोस्टेरोन है उसके इंजेक्शंस बहुत सारे क्या कहेंगे एथलीट लगवाते हैं, और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स लगवाते हैं। एक स्लाइड मैंने उसका भी बनाया है कि वी शुड नॉट डू दैट अनटिल अनलेस वी आर सम प्रोफेशनल्स। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान को, जिसको कि हेल्दी रहने के लिए अगर वो जो है जिम जा रहा है वो कर रहा है, तो उसको बॉडी शॉडी बनाने के लिए ये इंजेक्शंस नहीं लगवाने चाहिए, बिकॉज दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एड्रिनल ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कहा था कि ज़्यादातर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब प्रॉब्लम होती है, बट दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद क्वालिटी ऑफ लाइफ रादर देन लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है कि अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि ये बीपी को और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम पोटेशियम है उसको मेंटेन करने का काम करता है। थाइमस में एक ग्लैंड होता है, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, आई थिंक समवन शुड गेट मास्टर ग्लैंड। वैसे मास्टर तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअल मास्टर पिट्यूटरी नहीं होता है। एक्चुअल मास्टर इज हाइपोथैलेमस, और मास्टर का भी मास्टर है। जैसे यहाँ हैं कुछ लोग जो हमारे टीचर्स हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैडम बैठी हैं, मैम इज़ माई टीचर। तो टीचर्स के भी जो टीचर होते हैं वो हाइपोथैलेमस है, बट स्टिल पिट्यूटरी प्लेज अ वेरी बिग रोल, क्योंकि थायराइड को भी, एड्रिनल को भी, गोनैड्स को भी, इन सब को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी करता है। हाँ, अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपकी गोनैड्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, थायराइड में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एड्रिनल ग्लैंड्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि अक्सर लोगों में जो एड्रिनल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो पिट्यूटरी के प्रॉब्लम की वजह से होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि क्या कहते हैं इसको, ऑटो रेगुलेशन की। मतलब जैसे लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कुत्ता पीछे बढ़ जाए तो दौड़ लगानी पड़ेगी, नहीं तो जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको थोड़ा धीमे चलना पड़ता है, या जो भी काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये हार्मोन प्रोडक्शन को कब एक्सलेट करना है और कब डिसलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फंक्शन है हार्मोन्स का, ये बहुत यूनिक है। इसमें बाज़ दफ़े बढ़ाना पड़ता है, कभी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें इनिशियली जो एस्ट्रोजन बढ़ता है तो LHFSH को बढ़ाता है पिट्यूटरी से, ताकि LH सर्ज हो, उसके बाद फिर ओव्यूलेशन हो। तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। एक नेगेटिव फीडबैक होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो वो TSH को कम करेगा, ताकि एक मेंटेन, एक नॉर्मल ऑप्टिमल लेवल जो है वो मेंटेन रहे उसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में। ये इम्पॉर्टेंट है। तो हार्मोन्स की ये भी एक बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जस्ट लाइक इन आवर डे टू डे लाइफ की कभी हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है और कभी घटानी पड़ती है। रिद्म की बात तो की हमने, जो है सर्केडियन रिद्म, जो पाइनियल ग्लैंड्स की बात की, कंट्रोल ऑफ हार्मोन रिलीज, ये भी हमने थोड़ी सी बात कर ली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स, फीडबैक कंट्रोल की भी बात कर ली। ये जो है ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। जैसे एक स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है कॉर्पस ल्यूटियम में इनसाइड यूट्रस, तो उसके इनसाइड द ओवरी, उसके बाद फिर ये जो है LHFSH को और GnRH को कम करता है, ताकि एक वो बना रहे, फ्लो बना रहे। और हार्मोन्स के बारे में हमने इतनी बात की, बट हमारे बॉडी के अंदर ये इतने कम कंसंट्रेशन में होते हैं कि इनको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। दे आर इन पिकोग्राम्स। पिकोग्राम मीन्स 10⁻⁻, आप सोचें आप 10⁻⁻12 या नैनोमोल में होते हैं। माइक्रोग्राम में भी होता है, मिलीग्राम में नहीं होता है।
जैसे ब्लड शुगर हमारे बॉडी में मिलीग्राम में होता है, प्रोटीन ग्राम में होता है, लेकिन हार्मोन्स जो है माइक्रो, नैनो और पिकोग्राम्स में होते हैं. दे आर इन वेरी माइन्यूट अमाउंट बट दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑल ओवर आवर बॉडी. तो उसके लिए फिर स्पेशल मेजर्स होते हैं बिकॉज यू कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई. फिर उसके लिए जो एसेज इस्तेमाल करते हैं, रेडियोमिनेस होता है, एलाइजा होता है और एक केमिलोमिनेसेंस एसे होता है. तो इस वजह से चूँकि ये मशीन्स महंगी होती हैं, सोफिस्टिकेटेड होती हैं, तो अक्सर लैब्स पे ये अवेलेबल नहीं होती हैं. अगर आप कभी किसी का कराएं तो ट्राई टू गेट इट डन फ्रॉम अ रिलायबल लैब. लोकल लैब में जो है या तो वो कहीं से आउटसोर्स करके आपको देगा या फिर ये कि उल्टी सीधी रिपोर्ट छाप के आपको दे देगा. यही दोनों काम करते हैं वो. और जो टॉपिक हमें अलॉट किया गया था आज के लिए वो था इंसुलिन और थायराइड और कॉर्टिसोल. इसके बारे में कुछ बताइए. तो इंसुलिन इज समथिंग विच इज़ वन ऑफ द यू कैन से ब्यूटीफुल डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड. कि इंसुलिन के बनने से पहले इंसुलिन वाज डिटेक्टेड बाय बैंटिंग एंड बेस्ट इन 1921. ये लोग टोरंटो के यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे. समर वेकेशन में दे वर डूइंग इंटर्नशिप एंड दे वर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. दे हैड अ वेरी गुड मेंटर. So they were working in that lab and they isolated this compound with the help of Colip. Colip was the chemist in that, and McLeod was the teacher of these two young bright students. So most of the discoveries many times they has been made by the young and bright mind. So we should not underestimate our youngers. So they can do wonders. Only thing is that we need to give them a proper environment so that they can grow and they can show their good effects, जो कि हमारे यहाँ कम होता है. यहाँ पे जो है ना हमारी जो ओवरऑल जो सोसाइटी है इसमें ये प्रॉब्लम है. बट वी बीइंग अ टीचर वी नीड टू नर्चर आवर स्टूडेंट्स एंड वी शुड गिव देम ट्राई टू गिव देम अ गुड एनवायरनमेंट सो दैट दे कैन गिव गुड रिजल्ट्स. सो उन्होंने जब इंसुलिन बनाया उससे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ की वैसे कई तरह की होती है. ऑलमोस्ट 1 दर्जन तरह की डायबिटीज़ होती है, लेकिन जो 2 मेन है या 3 मेन है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है. जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होती है. टाइप 2 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसको कि हम सब जानते हैं कि हर किसी के घर में जो है डायबिटीज़ है. हमारे भी घर में कम से कम 6-7 लोग ऐसे हैं जिनके घर में हमारे भाई भी हैं, हमारे साला भी है और सब हैं, कजन्स भी हैं, सबका मैं इलाज करता हूँ, लेकिन सबको डायबिटीज़ है. तो ये टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें यूजुअली दवाइयों से काम चल जाता है. लेटर स्टेज में इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है. लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ उसके बारे में अवेयरनेस थोड़ी सोसाइटी में कम है. बीइंग अ टीचर्स हमें भी मालूम होना चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़े हमारे स्टूडेंट्स को किसी को होता है और हम समझते नहीं चीज़ों को, तो वी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम. बाज़ दफ़े हमें कई बार बच्चों के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ती है कि या उनकी क्लास टीचर से बात करनी पड़ती है, भाई देखो मैम या सर इसको बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है यूजुअली बच्चों में होती है. उसमें इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स. वो इंसुलिन नहीं बना पाते हैं. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंसुलिन. तो जब तक बैंटिंग एंड बेस्ट ने नहीं बनाया था इसको, उससे पहले इनको हम रखते थे एटकिंस डाइट पे. इट इज़ समथिंग लाइक कीटो डाइट जो आजकल का होता है. उससे उनकी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी, बट विद इन 6 months to 8 months ऑल ऑफ देम दे यूज टू डाई. और इंडिया में इस वक्त 7 लाख पेशेंट हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के. मैं हूँ और आयशा मैडम है हमारी टीचर. तो वी आर लुकिंग ऑलमोस्ट 250 पेशेंट हमारे अलीगढ़ में जिनको कि हम देखभाल कर रहे हैं जिनकी. तो ये जो डायबिटीज़ होती है तो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंसुलिन. तो उससे पहले सारे बच्चे जो है ना दे यूज्ड टू बी इन कोमा. अलग अलग स्टेज में होते थे. कोई ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे है. वंस दिस वाज डिस्क्राइब्ड एंड दिस इज़ वन ऑफ द यू कैन से बैंटिंग एंड बेस्ट का ह्यूमैनिटी पे एहसान भी है कि उन्होंने इसको पेटेंट को $1 में बेचा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को कि दे टोल्ड दिस इज इंसुलिन बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटी. रिसेंटली आई वाज इन अ कॉन्फ्रेंस इन अहमदाबाद. वहाँ एक प्रोफेसर आज़ाद खान मिले मुझे बांग्लादेश के. ही इज़ ऑल्सो वेरी सीनियर पर्सन. स्टिक के साथ चलते हैं बट ही केम. तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर हामिद इंसुलिन इज़ नॉट अ मेडिसिन,
इट्स अ ह्यूमन राइट इशू। जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, वैसे ही अगर कोई बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके लिए इंसुलिन ज़रूरी है। एवरी गवर्नमेंट शुड अरेंज इंसुलिन। अनफॉर्चुनेटली हमारे नॉर्दर्न इंडिया में अभी नहीं हो रहा, बट लास्ट नहीं, आई थिंक 2 days बैक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, दे आर ऑलरेडी गिविंग इंसुलिन। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन बच्चों को देते हैं अलग से। वेस्ट बंगाल में भी स्टार्ट हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली यूपी और बिहार में और या दिल्ली में भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा है। तो जब इन बच्चों को उन्होंने इंसुलिन देना शुरू किया तो ऑल ऑफ देम दोज हु वर कोमेटोज, उन सबको होश आने लगा, वो सब ठीक होने लगे। प्रीवियसली जब हमने अपनी न्यूरोप्लान प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमारे पास बच्चे बिल्कुल बहुत कम ही ऐसे लोग होते थे जो कि 20s में 30s में पहुँचे, उससे पहले ही दे यूज्ड टू डाई। बट लास्ट ईयर ही हमने 3 टाइप 1 डायबिटीज़ फीमेल्स की डिलीवरी कराई। सो थिंग्स कैन चेंज। तो इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है, तो पहले इंसुलिन पता नहीं था क्या होता है, 1921 में इंसुलिन आया। उसके बाद ये काम कैसे करता है तो वो हमने स्लाइड में दिखाया कि इंसुलिन आता है बॉडी में कहीं अटैच होता है, लेकिन करता है क्या है ये किसी को नहीं मालूम। तो इंसुलिन का जो मेन काम है, इंसुलिन इज लाइक अ की, चाबी है ये। जैसे हमने इससे पहले कहा ना, ग्लूकोज हमारे बॉडी के फ्यूल्स हैं, और वो फ्यूल्स तभी इस्तेमाल होंगे जब वो सेल्स के अंदर जाएंगे, और सेल्स के अंदर जाने के लिए जो चाबी है वो है इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसिकली इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है सॉरी, तो जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो जो है इंसुलिन रिसेप्टर में प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं कर पाते हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है। तो इन दोनों सिचुएशन में, एक में तो चाबी नहीं है, दूसरे में चाबी काम नहीं कर रही है, अब ताले में जंग लग गया या जो भी हो गया, तो दोनों सिचुएशन में हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो इंसुलिन का मेन काम यही है कि ये बॉडी के अंदर हमारे सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लें, उसके लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है। इंसुलिन इज़ द की टू यूटिलाइज ग्लूकोज इनसाइड आवर बॉडी। तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको ग्लूट रिसेप्टर्स कहते हैं, GLUT। तो GLUT4 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स विच इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन। फॉर एग्जांपल ब्रेन को जो है ना इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है इसको यूटिलाइज करने के लिए, इट कैन डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन, क्योंकि ब्रेन के लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है। इवन इफ द ग्लूकोज सप्लाई इज वेरी लो फॉर you can say 1 minute or 2 minutes, patient can land in unconsciousness, patient can have coma, patient can die, patient can have heart attack, patient can have anything। तो ब्रेन में जो है इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फैट सेल्स और जो मसल्स जो कि बल्क कस्टमर है, सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज करते हैं बॉडी में ग्लूकोज को, वो हमारे मसल्स करता है और फैट करता है, क्योंकि ये सब हमारे मेजर ऑर्गन है जो काम करते हैं। तो उसमें जो है एंट्री के लिए ग्लूकोज ज़रूरी हो, सॉरी इंसुलिन ज़रूरी होता है। इफ़ इंसुलिन इज डेफिशिएंट और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज देयर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ओबेसिटी, स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी। जिस आदमी की तोंद निकली हुई है मतलब कि उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा ही होगा, रिपोर्ट चाहे कुछ भी है। सो ओबेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। सो ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वी शुड टेक केयर ऑफ इट। हम अपने ओबेसिटी का, हमें अपने वेट का ख्याल रखना चाहिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आजकल मैं देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ और लगता है हमें करना भी चाहिए, वो ये है कि हमें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। द वे वी आर टेकिंग केयर ऑफ देयर एजुकेशन, द वे वी आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ, अदर थिंग्स, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर वेट। कि बच्चों में अगर ओबेसिटी हो जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड इनवेरिएबली दे टर्न इनटू एन ओबीस एडल्ट। और फिर जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, कैंसर्स की, अब फैटी लीवर, हर दूसरे आदमी को फैटी लीवर हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं अगर वेट बढ़ा हुआ होता है। वेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि जैसे हमने बताया कि फैट इज़ द adipose tissue of fat is the largest endocrine organ, they secrete a lot of chemicals and most of them they are harmful। तो उससे जो साइटोकाइंस निकलते हैं वो इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके, आप इसे कहते हैं, उसे बहका देते हैं, उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देते हैं कि भाई तुम इससे अब खुलो मत।
तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, और पेशेंट को हो जाता है डायबिटीज़, और इसी की वजह से हाइपरटेंशन भी होता है, इसी की वजह से डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। और इंसुलिन का जो दूसरा मेजर एक्शन होता है वो लीवर पे होता है। हमारा लीवर जो है ना, ये हमारे इसके कह दी कि स्टोरेज है, जैसे कोल्ड स्टोरेज में हम सामान स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो चीज़ें एक्सेस में होती हैं, तो उसको जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है हमारे लीवर के अंदर। और जब पता चला हम सो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, या अभी रमज़ान रहेंगे, सब रोज़े रखेंगे, बॉडी को ग्लूकोज तो चाहिए, कहाँ से आएगा वो, तो फिर लीवर जो है ग्लूकोज बनाता है। तो इस प्रोसेस को भी अच्छा खासा जो रेगुलेट करता है वो इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो जब इसको लीवर को जब हमारे स्टोर करना चाहिए तो स्टोर नहीं कर रहा है, और जब रिलीज़ करना चाहिए तो रिलीज़ भी नहीं कर रहा, दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है और हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंसुलिन के बारे में से लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा एक जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका जो है वो है कि ये मेटाबॉलिज्म। आप इस स्लाइड में देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, एक सेलुलर ग्रोथ है, एक मेटाबॉलिज्म है। तो सेलुलर ग्रोथ है, इंसुलिन इज अ वेरी गुड एनाबॉलिक हार्मोन, दिस इज यू कैन से मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ एनाबॉलिक हार्मोन, लेकिन एथलीट्स को लगाते नहीं क्योंकि शुगर डाउन हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज नाइट्रोजन रिटेंशन कैपेसिटीज़ और बाकी चीज़ों को बढ़ाने की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, उनके अम्मा पापा कहते हैं, हम उनसे कहते हैं को 4 बार इंसुलिन लगानी पड़ेगी, क्या बच्चा कैसे लगाएगा, आप उसको लगाने तो जब लगाता है बच्चा, दे फील वेरी वेल। उससे पहले बिल्कुल ही वीकनेस थे, कैचेक्सिक थे, वेट लॉस हो रहा था, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, अब इंसुलिन लगते ही बिल्कुल बदन में जान आ जाती है। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ, जितने भी लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, भाई ये तो सबसे अच्छी ताकत की दवाई जो मांगते हैं ना, दुनिया में कोई ताकत की दवाई नहीं है सवाए इंसुलिन के, लेकिन इंसुलिन हम हर किसी को नहीं दे सकते, ये उन्हीं को दे सकते हैं जिनके बॉडी में इंसुलिन की या तो कमी है या रेजिस्टेंस है। तो ये जो है सेलुलर ग्रोथ को भी क्या कहेंगे पॉजिटिव वे में इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो दोनों काम होते हैं, एक तो शुगर और लिपिड को भी कंट्रोल करता है ये, और जो ग्रोथ है हमारे बॉडी के अंदर उसको भी वो करता है, या और डिफरेंट पाथवेज होते हैं। तो इसकी ये ग्लूट के बारे में जो मैं कह रहा था, 13 तरह के होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन जो दो मेन है वो ग्लूट 4 होता है जो कि एडिपोज टिश्यू और मसल में होता है, और ग्लूट 2 जो है ये इनसाइड पेंक्रियाज बीटा सेल्स में होते हैं, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि इंसुलिन कब निकलेगा बॉडी में हमारे जो है। चले आगे चलें, इसके बाद क्या करेंगे। हाँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट हार्मोन जो इसे हमें डिस्कस करना है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो हमने पहले बताई कि स्टेरॉइड बहुत कॉमनली हम कहते हैं, बात होती है स्टेरॉइड यूज होता है, और स्टेरॉइड दे आर बीइंग यूज्ड by different you can say quacks or unqualified person in right and left way। लेकिन स्टेरॉइड के बारे में हमेशा लोगों से कहता हूँ जितने में पेशेंट होते हैं कि ये जो है ना दुधारी तलवार है, अगर इसकी आपको ज़रूरत है तो इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आपने इसको लिया तो आपका फिर जिंदा रहना भी मुश्किल है। तो दोनों चीज़ें कि जब ज़रूरत होती है तो इसको लेना भी चाहिए, इसकी वजह से डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। Day before yesterday only I had a patient, she is mother of my colleague, he is also working in medical college only, and the patient has sarcoidosis, एक बीमारी होती है, उसमें स्टेरॉइड देना ज़रूरी हो जाता है, उसके बगैर काम नहीं चलता है। मदर आंटी वॉज टेलिंग मी कि बेटा मुझसे चलना फिरना मुश्किल हो गया है, मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया है, लास्ट 2 years में मैं 65 kg की थी, मैं पूरे दिन काम करती थी और मुझे अच्छा लगता था काम करना, लेकिन अब ये हो गया कि मैं तो अपने जूते के लेस भी नहीं बांध सकती। अभी आप देखो कि आप मुझे आपके चैम्बर में लेके आए हैं, ये मुझे जो है उस पे लेके आए हैं, व्हील चेयर पर लेके आए हैं, तो डेफिनेटली। लेकिन मैंने कहा कि अब आंटी ये तो ज़रूरी है, अगर नहीं लेंगे तो इससे ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर हमें जो है 2 ख़राब चीज़ों में से किसी एक को चुनना है तो जो लेसर लेवल है उसको हम चुनते हैं, सो यू हैव टू टेक इट। और अगर फिर हमने उनसे ये भी कहा अपने कलीग से कि आप बात कर लीजिए जो भी डॉक्टर इसको ट्रीट कर रहे हैं कि दे आर सर्टेन स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स, कि अगर वो दे दें स्टेरॉइड कम हो जाए या बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो निकलता है बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है हमारी किडनी के ऊपर, दिखता भी नहीं है, अगर वो बढ़ा हुआ नहीं हो तो यूजुअली अल्ट्रासाउंड वगैरह में नज़र भी नहीं आता है ये।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी जो है ना पिट्यूटरी से कंट्रोल होते हैं, और इनका मेन काम जो है ना, दिस इज स्ट्रेस हार्मोन। आगे हाँ, ये जो है ना स्ट्रेस हार्मोन है हमारा, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं कि जब हम खतरे में होते हैं तो हमें स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है। और स्टेरॉइड में भी बहुत क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल सर्केडियन रिदम होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो स्टेरॉइड आपकी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, और जब आप उठने वाले होते हैं, अब दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी है, तो कुदरत ने ये निज़ाम बना रखा है हमारे जिस्म के अंदर कि हमारे अंदर पहले ही कॉर्टिसोल क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि भाई अभी दुनिया में जाएगा, लोग इसे परेशान करेंगे, इसको परेशानी आएगी, तो उस परेशानी को हैंडल करने के लिए कॉर्टिसोल की ज़रूरत है। तो कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा जो होता है अर्ली मॉर्निंग में होता है। तो इसलिए अभी ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, आप क्या कहेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी, और चूँकि टीचर्स दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन शेपिंग द सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए भी जो हार्मोन्स अगर हम उसको उल्टे सीधा टाइम मेजर कर लें, फॉर एग्जांपल कोई आदमी अपना टेस्टोस्टेरोन मेजर करवा ले 4 बजे, तो 70% यही उम्मीद है कि उसका टेस्टोस्टेरोन कम आएगा, क्योंकि 4 बजे वो कम हो जाता है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। वैसे ही कॉर्टिसोल है, अगर आप इसको रात में करेंगे तो कम आएगा, मॉर्निंग में करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो कॉर्टिसोल एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें फ्लाइट एंड फ्राइट, व्हेनेवर वी आर इन डेंजर, व्हेनेवर वी आर इन टेंशन, व्हेनेवर वी फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई सा भी चीज़ हो, उसमें कॉर्टिसोल बढ़ता है। और कॉर्टिसोल का जो मेन काम है वो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर एक तो हमें स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करना है। हम जैसे इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका बीपी बढ़ना चाहिए ताकि हर जगह ब्लड ज़्यादा पहुँचे, तो बीपी को बढ़ाता है ये। और फिर जो है ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, अगर आपको कुत्ता पीछे पड़ गया, भागना है, तो दौड़ने के मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है कि लीवर के अंदर से जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है। पता चला प्रोटीन को भी इसने ब्रेक डाउन करा के प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना दिया बॉडी ने। बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म मौजूद है कि ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है उससे तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ प्रोटीन और फैट से भी बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये बाकी चीज़ों को सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल जो कशिंग्स मैंने बताया कि अगर एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगे बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन द पिट्यूटरी, तो उसमें कशिंग्स डिजीज़ हो जाती है। तो उसमें फिर ये होता है कि आदमी की जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फंक्शन इज अ नॉर्मल फंक्शन विच शुड टेक अ बैक सीट इफ़ यू आर इन डेंजर। उस वक्त आदमी के जहन में कोई ऐसी चीज़ आएगी भी नहीं, तो आदमी तो पहले जान बचाएगा तभी। तो ये जो है जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसको भी कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और ज़्यादा लंबे वक्त तक यूज़ करने से जो है इसमें हमारे बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, और इंसान का वेट तो बढ़ाता है ये 20 kg, जैसे मैंने बताया कि हमारे कलीग की मदद का वेट बढ़ गया, बट मोस्ट ऑफ टाइम दिस इज इंक्रीज इन द फैट टिश्यू रेदर देन मसल्स। और फैट्स को गेन करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हमें गेन करना है तो मसल्स को गेन करना चाहिए, और मसल्स जो गेन होते हैं वो एक्सरसाइज से होते हैं। तो ये ग्लूकोज हो गया, और अगर इसका जो है डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम एड्रेनलिन इंसफिशिएंसी कहते हैं। ये भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक इस वजह से भी हो जाती है कि इसको पहचान नहीं पाते, ना तो लोग पहचान पाते हैं ना डॉक्टर्स पहचान पाते हैं। इसको पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास एक पेशेंट आई, शी वॉज फीमेल इन 30s, शी हैड सीन मल्टीपल डॉक्टर्स बट शी डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट। उसको सब कोई थायराइड की दवाई कह के कर देते थे, और उसने मुझे ये बताया, डॉक्टर साहब हर कोई ये बताया कि तुम्हें थोड़ी सी थायराइड है और तुम्हारा खून कम है, इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम रहती है। बट बिकॉज वी आर ट्रेन टू आइडेंटिफाई दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग एड्रेनलिन इंसफिशिएंसी, तो मुझे लगा कि होना चाहिए। तो उसने मुझसे ये भी कहा कि मुझे तो एक डॉक्टर ने ये भी कहा कि अब तुम जाके किसी मौलाना से मिल लो, कुछ दुआ तावीज़ करा लो, तुम ठीक नहीं हो रही। हमने जितनी चीज़ करनी थी मैंने कर दी। तो वंस वी मेड अ डायग्नोसिस फॉर एड्रेनलिन इंसफिशिएंसी एंड द पेशेंट बिकम वेरी फाइन, सी वॉज डूइंग एक्सीलेंट। उसके बाद तो वो गांव से जो भी पेशेंट होती थी और भी गायनी की प्रॉब्लम के साथ और कोई और प्रॉब्लम हो, सबको लेके चलती, चलो उन्हीं के पास चलना है, उसी डॉक्टर को दिखाते हैं तुम्हें। तो मैंने उससे कहा कि तुम कह देना, जिन्होंने डॉक्टर ने आपसे कहा था कि भाई एक डॉक्टर थे, तावीज़ तो नहीं दी, मौलाना भी थे और तावीज़ तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन दवाई ऐसी दी कि मैं दवाई से ठीक हो गई जो है उनके। तो एड्रेनलिन इंसफिशिएंसी इज समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग जिसको कि चेक करना चाहिए। बट आई थिंक जनरल पब्लिक के लिए मतलब उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो ये हम अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं भाई क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि आपको एड्रेनलिन इंसफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसमें एड्रेनल ग्लैंड्स कम काम करते हैं,
और एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स जो चलते हैं आजकल, हाँ ये एक चीज़ जो हम मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि आजकल स्टेरॉइड जो यूज़ होते हैं ना बेसिकली बाहर, जो पैक्स यूज़ करते हैं या अनक्वालिफाइड पर्सन यूज़ करते हैं, वो 3 मेजर वजह होती हैं। एक तो जो है जोड़ों का दर्द हो, उसे कह देते हैं गठिया है, और आपको जो भी पुड़िया खिलाए कुछ खिलाए उसमें डायबिटीज़ होगी, उसमें स्टेरॉइड होगा, चाहे वो हकीम साहब हो, वैद्य साहब हो, होम्योपैथ वाला हो, अगर आपको उसकी दवाई से फ़ायदा हो रहा है इसका मतलब कि वो आपको स्टेरॉइड खिला रहा है। सो यू शुड नॉट नेवर टेक अनडॉक्यूमेंटेड थिंग्स। पुड़िया जो है ना ये नहीं खानी चाहिए। ये बेसिकली जो है ना वो क्या कहते हैं भाई, वो आपसे छुपाना हो गया, भाई कोई नुस्खा बना के तो दे नहीं रहे हैं। सफ़ेद गोली अगर वो आपको दे रहा है उसने अपने घर में तो बनाई नहीं, कहीं से खरीद के लेके आया, स्टेरॉइड्स दे, वेरी इजीली अवेलेबल। डेक्सामेथासोन की जो है 10 गोली आती है 4 रुपए की, एक टैबलेट 40 पैसे का है। दुनिया में इतनी सस्ती शायद ही कोई चीज़ होगी अभी। तो अगर हमें 2 टैबलेट की ज़रूरत होती तो दुकान वाला देता भी नहीं कि नहीं ये तो पूरी पत्ती लेनी पड़ेगी, वरना तो क्या कहते हैं, मैं तो खुद ही खरीद के रख लेता हूँ, 4-10 रुपए की है तो कोई बात नहीं, पेशेंट को हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं उसको। तो एक तो जोड़ों में दर्द, दूसरा अगर आपको प्रॉब्लम है सांस फूलने की, ब्रोंकियल अस्थमा है या एलर्जी है कोई चीज़, उसमें भी जो अनक्वालिफाइड पर्सनस हैं पहले जो चीज़ यूज़ करते हैं वो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो प्लूराइटिस है, खुजली। तो इसकी वजह से इतने सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड खा खा के अपनी ज़िंदगी, आप ये कह रहे हैं, ख़राब कर ली वाकई। आप उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, ब्लड शुगर भी बढ़ गया, मसल्स भी वीक हो गई, बोन्स भी वीक हो गई। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे ही इतना खाया उन्होंने कि उसके जो है दे हैड फ्रैक्चर्स एंड दे हैड टू अंडरगो हिप रिप्लेसमेंट। तो ये चीज़ ऐसी है कि अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जिस चीज़ से हमें जल्दी फ़ायदा हो रहा है इट मीन्स कि वो स्टेरॉइड है, चाहे कोई कितना बड़ा हकीम हो चाहे कोई हो। So you should not take undocumented things, and if you are getting benefit very early, then it means that that things contains, आपको उसने जो भी दिए, पुड़िया दिए, चूरन दिया है, टैबलेट दिया है, लिक्विड दिया है, जो भी दिया है उसमें है तो स्टेरॉइड ही। अब चाहे झूठ बोल के आपको कुछ भी दे दे, but the thing is that that contains steroid. Steroids give you immediate relief, but as I have talked, it is a double-edged sword. If it is needed, then you need to take it. But if it is not needed and you are taking it, then it will create a lot of problem for you, and within 2 to 3 years it will make your life miserable. तो इस वजह से अनडॉक्यूमेंटेड ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद जो है बस नाउ कमिंग डाउन टू द एंड, थायराइड के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो ये थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे बिल्कुल यहाँ होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन समझना, वरना लोग कहते हैं कि हमारे गले में प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख लिए थायराइड तो नहीं है मैं, तो गले के बाहर की साइड में होता है, अंदर की साइड में नहीं होता ये। तो गले के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो थायराइड की वजह से नहीं हो रही, गले में खुजली हो रही है, निकलने में तकलीफ हो रही है, या इरिटेशन हो रहा है, या उसमें से कुछ भी आ रहा है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ थायराइड। अगर थायराइड की वजह से अगर आपको गले के अंदर प्रॉब्लम होगी तो आपका थायराइड इतना बड़ा होगा कि आप गेट से घुसेंगे और मुझे दिख जाएगा कि इसको ग्वाइटर है। ग्वाइटर पहले बहुत होता था लेकिन अब नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न साइंस। कुछ नहीं किया, सिर्फ आयोडीन मिलाया है नमक में, एंड नाउ ग्वाइटर इज वाइप्ड आउट। वी डोंट सी क्रिटिन्स। क्रिटिन्स जो छोटे बच्चे होते थे पहले, उनकी हाइट भी शॉर्ट रह जाती थी और उनका मेंटल डेवलपमेंट भी कम रहता था। आई हैव डन माई DM ट्रेनिंग इन कश्मीर, वहाँ 2 बच्चे आते थे मेरे पास क्रिटिन के। अलीगढ़ में एक अभी नहीं आ रहा, आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स, लेकिन वो आता था बीच बीच में। अब ही इज़ alive or not I don't remember, I don't know basically, लेकिन ये कि क्रिटिन्स we don't see क्रिटिन्स, and this is because of a very small intervention, and that intervention is use of iodine inside the salt. और जब पहले इसमें स्टडीज़ की गई तो पता चला कि जो ग्वाइटर है ये हिमालयन जो तराई का एरिया है, इट इज़ मच मोर। तो लोगों ने उसको इन्फर किया कि ये जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस समथिंग, इट हैज़ टू डू विद एल्टीट्यूड, कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनको ज़्यादा होता है। बट लेटर ऑन दे केम टू नो दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी। आयोडीन नेचुरली जो होता है वो सी फूड्स में होता है। तो जो लोग उधर रहते थे हमारे उस एरिया में, कोस्टल एरिया में, दे डोंट हैव वाटर, and those who are living in these Tarai area and in the plains, they had the incidence of goiter is very high. Endemic goiter तब कहते हैं हम जब more than 5% population को goiter हो। तो ये जो है
पता चला कि दैट वाज सम काइंड ऑफ दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज नॉट करेक्ट कि इसका इट हैज़ नथिंग टू डू विद एटीट्यूड, इट हैज़ टू डू समथिंग विद द आयोडीन। अब एक नया फैशन चल गया है, अ लॉट ऑफ पेशेंट दे आर कमिंग टू अस कि हम सेंधा नमक खा रहे हैं। सेंधा नमक 120 रुपये किलो मिलता है और टाटा का जो सॉल्ट है वो 27 रुपये का, आई थिंक लास्ट जो मैं घर के सामान में खुद ही खरीदता हूँ तो मुझे लगता है 27 या 28 रुपये ऐसी कुछ है उसकी MRP। एंड दिस रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, लाहौरी नमक जो भी कह लें आप उसे, they cost at least 120 rupees. And let me tell you, it does not have any added benefit over the normal iodized salt. But it has a very big deficit that it does not contains iodine. Blood pressure में भी कोई इसका अच्छा इफेक्ट नहीं है। These all are marketing strategies. कि उन्होंने आपसे कह दिया कि इसमें सोडियम कम है, सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो डेफिनेटली सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सोडियम इंटेक हम कम करने के लिए कहते हैं, दैट इज द एग्जैक्ट साइंस, साइंस भी यही कहती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि सेंधा नमक में, वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, सेंधा नमक में जो है सोडियम कम होता है, बट द थिंग इज दैट दे कंटेन्स पोटेशियम विच इज मच मोर देन द नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो उसमें KCl भी होता है, नॉर्मल सॉल्ट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, and rock salt is also NaCl, but they also contain KCl also, potassium chloride also. So sodium and potassium, both of them, they are positively charged ion. They are responsible for maintenance of blood pressure. So if you take more sodium or more positive ions, then it will lead to hypertension. तो ब्लड प्रेशर में भी उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली दे हैड सर्टेन एडेड मिनरल्स, मैग्नीशियम है और सारी चीज़ें हैं, कॉपर है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो कि नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट में नहीं होती हैं। बट यू कैन हैव देम फ्रॉम अदर सोर्स, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, देन यू आर लूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आयोडीन। And this is very important for females in our family, especially those females who are in reproductive age group and those who are going to conceive. क्योंकि अगर बच्चे को आयोडीन सही से नहीं मिला तो his IQ will be less. Iodine is the most important cause of preventable mental deficiency across the world. So iodine is very important. So एक छोटी सी चीज़ है जो कि इतनी सस्ती भी है, लेकिन still we are not using that because of our ignorance and because we are getting caught into all those kind of fancy things कि natural है और ये है और वो है, definitely and जैसे मैंने शुरू में कहा कि chemical जो कहते हैं ना, everything is chemical in this world। अगर कोई आपसे ये कहता है ये chemical, रोटी is also chemical, कार्बोहाइड्रेट क्या है, CH2 है, वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग रेशियो में मिला हुआ है उसमें। सो एवरीथिंग इज ए केमिकल। तो वी शुड गो बाय द एविडेंस एंड वी शुड इंस्टिल दीज थिंग्स इन आवर स्टूडेंट्स दैट वी शुड हैव सम काइंड ऑफ रैशनल थिंकिंग, ताकि कोई भी आदमी उल्टा सीधा आके हमें बेवकूफ़ बना के चला जाए। दिस डज नॉट साउंड गुड। पढ़ने लिखने का ये भी फायदा है कि वी शुड हैव सम मेंटल ऑगमेंटेशन विच इज़ नॉट देयर। दिस इज़ वेरी सैड कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमें एक आदमी जाहिल है और अपना सामान बेच के चला जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी बैड। और थायराइड में जो है जो मेन प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया, एक्सेस हो सकती है, डिफिशियंसी हो सकती है, T3 T4 दो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे बॉडी में नेचुरली। इसलिए जैसे बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि सर ये ज़िंदगी भर लेनी पड़ी, मैंने कहा ये तो कोई दवाई तो वैसे भी नहीं है। दिस इज समथिंग, हम जो दवाई देते हैं लिवोथायरोक्सिन, दैट इज़ T4, और T4 हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमने बाहर से कोई चीज़, कोई एक्सोजीनस चीज़ दी है। ये तो वो चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बन नहीं पा रही बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, सो इस वजह से हमें देना है। सो थायराइड का भी ट्रीटमेंट, इसमें भी वेट गेन हो जाता है। अगर थायराइड कम हो जाए तो वेट गेन होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि थायराइड की वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है। लेट मी फ्रैंकली टेल यू, ये थायराइड नहीं है बल्कि आपके अपने अमाल हैं। आपने जो खाया है, जो सोने में आप रात में देर से सो रहे हैं, सुबह में देर से उठ रहे हैं और उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, ये उसकी वजह से है। थायराइड की वजह से डेफिनेटली वजन बढ़ता है, बट इट इज़ नॉट मोर देन 2 to 3 kgs। देयर आर सर्टेन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, उसको ओबेसिटी हाइपोगोनाइडल सिंड्रोम कहते हैं। उसमें तो डेफिनेटली वजन बढ़ने की जो वजह होती है वो हार्मोनल होती है, बट दे यूजुअली हैपेंस इन चिल्ड्रन। वो अलग ही होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनमें जो है प्यूबर्टी सही से नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हु आर अपेरेंटली हेल्दी, उनका वजन किसी भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से नहीं बढ़ता है। बढ़ता भी है तो 2 से 3 किलो। बट फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी 100 किलो का है, उसका वजन 50 किलो होना चाहिए, तो उसको अगर हाइपोथायराइड है भी तो हाइपोथायराइड की वजह से 5 किलो वजन बढ़ा है। रेस्ट 45 kg इज योर ओन गेन।
तो इसमें भी जो है ना आदमी असल में इंसान की फितरत है कि वी फाइंड स्केपगोट्स इन समथिंग एल्स, की अपना जो है ना वो किसी और पे ले जाके डालते हैं। तो वो थायराइड पे ले जाके डाल देते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं थायराइड की वजह से वजन बढ़ गया, डॉक्टर साहब हमारा वजन कम कर दिया। मैंने वजन आपने खुद ही बढ़ाया या खुद ही कम करना है। हाँ थायराइड मैं आपका कंट्रोल कर दूंगा, इसका मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, इसकी मैं आपसे जमानत ले सकता हूँ कि आई विल डू माई बेस्ट टू अचीव अ गुड थायराइड कंट्रोल। लेकिन वेट तो ये आपका खुद का मामला है, ये यू नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योर सेल्फ। आई कैन ओनली गाइड यू कि वेट ये ऐसी चीज़ है जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। मैं इसमें डॉक्टर्स का काम इट्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, हम ट्रैफिक को रेगुलेट तो कर सकते हैं, ड्राइव नहीं करनी है। ड्राइविंग तो आपको खुद ही करनी है। इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर देन योर राइड विल बी हैप्पी स्मूथ एंड यू विल एंजॉय दैट राइड। लेकिन आपको अगर ड्राइविंग अच्छी नहीं आती है तो आप भी खतरे में है, सामने वाला भी खतरे में, और जो आपके साथ हैं वो भी खतरे में है। सो फैमिली में भी इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस है कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फैमिली हेल्थ वाइज। कि फैमिली में जैसे ओबेसिटी जो है ना सिर्फ इस वजह से नहीं होती फैमिली में कि जीन एक है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि किचन भी हमारा एक है। हाँ, एक ही चीज़ खाते हैं। एक आदमी अनहेल्दी खा रहा है तो बाकी सब भी अनहेल्दी खा रहे हैं। और रात में कोई चीज़ एक्स्ट्रा पक रही है या एक्स्ट्रा आ रही है, जोमेटो स्विगी का ज़माना आ गया है, जस्ट वन क्लिक अवे आप कहीं ऑर्डर करें, जब चाहे जो मंगा लें, जो चाहे खा लें। दीज ऑल आर रैकिंग हैवॉक इन आवर लाइफ्स and we will be responsible for decline in our health. और जब हेल्थ खराब होती है then everything goes down. This is the biggest treasure given by the Almighty in this world. So we should rejoice that. We should for that we need to have some sense inside ourselves. We need to have check and balance like hormones. कि ज़्यादा हो तो कम करना है, कम हो तो ज़्यादा करना है. So I think that's all. Thank you very much for your patient listening. If there are any questions, a few quick questions, then I can take them. So a question. हाँ What बिल्कुल. are the dietary practices for diabetes? अगर diabetes को या जिनको चेक करना चाहे तो डाइट से कोई नेचुरल सोर्सेज है जिसको चेक किया जा सकता है? दुनिया में जितनी भी चीज़ आती है सारी नेचर से ही आती हैं, हम कुछ नहीं बना सकते खुद से। The creator is there. हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ बस मैं एक लॉजिकल बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी नेचुरल जो चीज़ आपने बात की ना, दिस इज ऑल्सो समथिंग बाय विच पीपल मिसलेड अस। जो भी चीज़ आ रही है नेचर से ही आ रही है। हमने जो दवाई भी बनाई है, जो भी बनाया है, इट ऑल कम्स फ्रॉम नेचर। हम लैब में कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। भैया आपने मुझे मिट्टी दिया, मिट्टी से हमने ईंटा बना दिया, उससे कुछ और बना दिया, वी कैन डू दैट थिंग, लेकिन मिट्टी हम खुद से नहीं बना सकते हैं। तो सिमिलरली एनीथिंग विच वी आर गेटिंग दिस ऑल आर नेचुरल। ठीक, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बन रही, लेबोरेटरी में नहीं बन रही, लेबोरेटरी में हम शेप चेंज करते हैं उसका। हाँ डायबिटीज़ में डाइट कौन सी होनी चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। कोई ऐसी डाइट नहीं है जिसको हम डायबिटिक डाइट कहते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये डायबिटिक डाइट है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। ओनली थिंग विच वी एडवाइज आवर पेशेंट इज द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, MACRO एंड MICRO। मैक्रो में जो चीज़ें आती हैं वो हमारी होती हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो यूजुअली हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। हमारे जो खाने में हमने जो अपने यहाँ जो स्टडीज़ की उसमें ये पाया गया कि 70% तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट एट मैक्सिमम शुड बी 50% और 55%। तो हमारे अपने खाने में प्रोटीन्स बढ़ाने चाहिए, फैट्स भी बढ़ाने चाहिए, लेकिन फैट्स जो है वो हेल्दी फैट्स होने चाहिए, ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। मोनोअनसैचुरेटेड फैट एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं लोगों से ये कहता हूँ, इससे बहुत आसान तरीका है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से रोटी चावल का आप आधा कर दीजिए। 4 रोटी खा रहे हैं दिन भर में तो 2 खाइए, 2 खा रहे तो 1 खाइए, 8 खा रहे तो 4 खाएँ। आप आधा कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपका सेटल हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, पेट को तो ज़्यादा खाने की आदत पड़ी, भूख लगेगी, फिर क्या करेंगे? तो यू शुड टेक अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। लेकिन आप वेजिटेबल में पता चला है तो ग्रीन, लेकिन उसमें हमने रोगन डाल रखा ऊपर से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वी शुड कुक देम इन अ हेल्दियर वे। दाल भी लेना चाहिए हमें, एग इज ऑल्सो वेरी गुड, फिश इज एक्सीलेंट, गोश्त भी खाना चाहिए हमें, प्रोटीन की ज़रूरत है हमारी बॉडी को। बट द थिंग इज दैट विच इज रिक्वायर्ड इज मॉडरेशन, कि वी शुड ईट इन मॉडरेशन, कि हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो हमारी प्लेट में जो हम कहते हैं प्लेट के 3 पार्ट करें, एक पार्ट में रोटी चावल हो, दूसरे पार्ट में जो है आपके ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलड हो, थर्ड पार्ट में डेयरी एंड जो अदर प्रोटीन सोर्स है, मीट है या एग है
या फिश है, इसको बदल बदल के लेना चाहिए। यू कैन ईट एनीथिंग। मैं तो डायबिटीज़ वाले में से ये कहता हूँ, मैंने बस आपको सिर्फ चीनी के लिए मना किया, ये जिन चीज़ों में चीनी डायरेक्टली पड़ती है उसके अलावा किसी चीज़ को मना नहीं करता मैं आपको। बट द थिंग इज़ दैट यू नीड टू हैव चेक एंड बैलेंस। फ्रूट्स के बारे में लोग बहुत पूछते हैं कौन सा फ्रूट खाएं, मैं कोई सा भी फ्रूट खा सकते हैं। आम खाने में बस ये प्रॉब्लम है कि आम आदमी जो है ना थोड़ा सा नहीं खाता है, अंगूर कोई 1 किलो नहीं खा पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जितने लोग हैं मुझे लगता है उसमें 50% लोग 1 किलो आम खा जाएंगे एक टाइम में। तो आम के साथ प्रॉब्लम आम की नहीं है, प्रॉब्लम आम के क्वांटिटी की है। तो अगर आप 2 स्लाइस आम के लेना चाहें, डायबिटीज़ है बिल्कुल लीजिए, यू शुड एंजॉय दीज ऑल फूड इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी, वी शुड यूज दैट बट विद मॉडरेशन। TSH हार्मोन के बारे में, जब TSH हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो उसमें भी सेम मेडिसिन चलती है जो थायराइड में नॉर्मली दी जाती है। TSH हार्मोन जो है ये निकलता है पिट्यूटरी से, इसका काम होता है कि थर्ड ग्लैंड पे जाए और वहाँ से T3 एंड T4 प्रोड्यूस कराए, ठीक है। तो T3 T4 अगर कम बनता है तो बॉडी ये कोशिश करती है कि TSH को बढ़ाती है फिर बॉडी, ठीक है। TSH बढ़ा हुआ इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, तो उसमें फिर जो है आपको लिवोथायरॉक्सिन जो है यूजुअली अगर 10 से ज़्यादा होता है TSH देन इट शुड बी ट्रीटेड। तो उसमें वही जो दवाई लिवोथायरॉक्सिन की दी जाती है वो दी जाती है। और कुछ कंडीशंस में अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम आ जाए और थायराइड ग्लैंड जो है T3 T4 ज़्यादा बनाने लगे बगैर पिट्यूटरी के एडवाइस के, तो उसमें TSH सप्रेसर हो जाता है, तो उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। उसमें दूसरी दवाइयाँ देते हैं, उसमें एंटी थायराइड ड्रग्स आती हैं वो देते हैं ताकि T3 T4 का प्रोडक्शन कम हो। जी सर, इफ एनीबडी इज नॉट डूइंग ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड देन इट, अगर कोई सोने से पहले ब्रश नहीं कर रहा है तो क्या जो है उसको डायबिटीज होने का चांस है सर? डायबिटीज होने के चांस ब्रश नहीं करने से मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा है। मतलब रात में सोने से पहले ब्रश नहीं किया? नहीं, मैंने कहा मीठा खाने से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हमारे पास अभी बच्ची, कल ही हमने एक बच्ची को डिस्चार्ज किया, उसको टाइप 1 एंड सी इज लिविंग इन आवर नेबरहुड ओनली। तो उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब हमने तो अपने घर में सबकी चीनी बंद कर दी। फादर ने कहा मुझे कि मुझे डर लग रहा है इसके छोटे भाई बहन है उसको, बिकॉज टाइप 1 इज समथिंग व्हिच कम्स लाइक अ शॉक टू द होल फैमिली। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब वैसे ही मुझे एक पेशेंट के लिए 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं होता, बट आई गिव देम एटलीस्ट हाफ एन आवर, वो भी ताकि उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है, स्पेशली इफ इट्स गर्ल चाइल्ड। स्टिल इन आवर सोसाइटी गर्ल्स आर वेरी मच नेग्लेक्टेड। तो चीनी खाने से प्रॉब्लम डायबिटीज़ नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएं। चीनी मतलब कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। हमने ये सुना बड़ों से कि जो है चाइना को अफीम दे के गए थे अंग्रेज, हिंदुस्तानियों को चीनी दे के गए। एंड एवरेज कंजप्शन ऑफ शुगर इन आवर कंट्री इज मोर देन 20 kg पर पर्सन पर ईयर। हम लोग पूरे महीने पूरे साल में 20 किलो से ज़्यादा चीनी खा जाते हैं। जैगरी लेना ज़्यादा बेहतर है या? हाँ, डेफिनेटली आप अगर उसको शुगर से कंपेयर करें दैट इज बेटर, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि चीनी भी तो वहीं से आती है। सोर्स इज दैट ओनली। बस ये कि हाँ उसमें कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। जी Sir, can doing exercise really reverse insulin resistance? Yeah, definitely. ये बताएंगे आपको और ज़्यादा अच्छे से। एक्सरसाइज इज समथिंग विच वी ऑल शुड डू एंड वी ऑल शुड प्रमोट। एक्सरसाइज से सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होता है, बल्कि एक्सरसाइज से जो है ना ग्लूकोज अपटेक जो मसल्स में होना चाहिए वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट भी होता है। डेफिनेटली एक्सरसाइज इज द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी अवेलेबल फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। वो हमें करना चाहिए। 7,000 to 10,000 स्टेप्स हम सबके होने चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी डू, वेयर वी लिव एंड वेर एवर वी आर। तो हमें एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड नॉट ओनली फॉर डायबिटीज, इट इज ऑल्सो गुड फॉर हाइपरटेंशन, इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर थायराइड, इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर कॉर्टिसोल, फॉर एवरीथिंग यू नेम इट यू हैव इट। एक्सरसाइज हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। दिस इज द पैनेसिया rather than कोई चूरन में और किसी और चीज़ में होगा। हाँ मैडम, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन। Yes, sir. As you were saying that steroid is not a good thing, but if you need it, you need to take it. So I just want to know that are you talking about NSAIDs, which is found in painkillers? NSAIDs, the name is, the full name is non-steroidal inflammatory drugs. जी. So it means they are not steroids. So one thing is clear, the NSAIDs, they are not steroids. So NSAIDs definitely they should, any drug. For example, I tell my students that the only difference between drug and poison is that of dose. पैरासिटामोल खा ले 500 मिलीग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, आपको फॉरन रिलीफ दे देगी। हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, जुकाम हो रहा है, लेकिन आप 40 टैबलेट खा ले 500 तो यू कैन हैव लिवर फेलियर।
तो वैसे ही NSAIDs हैं, NSAIDs दे आर वेरी गुड मेडिकेशन फॉर पेन रिलीफ, क्योंकि सिम्टोमेटिक रिलीफ देना जो है ना, पेन रिलीफ इज सच अ ग्रेटिफाइंग थिंग कि अगर आपके पास कोई आता है पेन लेके और आपने उसका पेन रिलीफ कर दिया तो इतनी दुआएं मिलती हैं. आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई टीचर्स, ही हैड हार्ट अटैक and I was on duty at the time in CCU. He was like this only. Morphine is something which is very good in chest pain and heart attacks. वैसे मत ले लीजिएगा, इट्स अ वेरी एडिक्टिव काइंड ऑफ थिंग, इसलिए मॉर्फिन मिलती नहीं है आसानी से. तो एट द टाइम ऑनली हम जब मॉर्फिन मंगाते थे, हम किसी पेशेंट को आधा ही लगाते थे, आधा अपने पास रख लेते थे. कोई और आएगा तो कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है. तो I have given morphine to that patient, not that patient, he was my teacher, respected teacher, and after that he was fan for, he died, expired I think 2-3 years back. He was my fan for whole life. So pain relief करना patients का ये हमारी एक basic duty है being a doctor. But NSAIDs have their own sets of problem. अगर आप उसको ज़्यादा लें तो definitely किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है आपके, you can have gastric ulcers. सो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए तो उसको लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें ये ढूंढना चाहिए ये दर्द हुआ क्यों. इफ़ देयर इज समथिंग विच इज़ बिहाइंड दैट, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट आल्सो. खाली ये नहीं कि NSAID खा के हम काम करते रहें और जब बाद में प्रॉब्लम हो जाए. हमारे पास बहुत सारे और खासकर डायबिटिक पेशेंट्स में तो NSAID दे शुड टेक इट वेरी मच कॉशन. इसमें किडनी में प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है. सो NSAIDs दे आर नॉट स्टेरॉइड्स, दे शुड बी टेकन बट ओनली अंडर सुपरविजन एंड फॉर द मिनिमम पॉसिबल डोज एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन. And sir, like steroid or like it can cause astroenozoospermia and adenomyosis or not? Azoospermia definitely, it's not steroid. Basically, if you take testosterone exogenously, for example, If some person's testosterone is on label on normal rate, then definitely if a person is taking testosterone because of some bodybuilding type of thing or any kind of that, then definitely if you are giving steroids, testosterone from outside, then the body will rest. The body will not produce testosterone because it will give signal, the testosterone which you are giving, that will give a signal to the pituitary that you should secrete less amount of LH and FSH. And one of the very important thing for spermatogenesis to happen is that the concentration of testosterone inside testis is 50 times more than inside the blood circulation because of the local production. But if you are giving testosterone from outside, then this inside the production of testosterone inside the testis is stopped. So definitely azoospermia and infertility is, you can say it's the rule. If you are taking endogenous testosterone, then this can lead to a lot of problem. is it reversible, sir? Most of the time. Most of the time. Yeah. सर स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए. उसका एक स्लाइड मैंने बनाया था, मैं टाइम हो गया ज़्यादा, इधर ही टाइम निकल गया हमारा. कहाँ गया ये डोपिंग, ये हैं आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स. आप कोई ऐसी जगह नहीं बचती जहाँ इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. So एक basic, being a teacher, we should tell our students and those whom we can influence, there is no shortcut in life. अगर आपको अच्छा करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. शॉर्टकट अपनाएंगे तो maybe for time being you can gain some advantage, but in long run we all are dead. Thank you very much, sir, for explained very nicely about the different organ and how the different organ release different kind of hormones and their effect in the human body and how to maintain our biological clock. And sir also very nicely explained about the type 1 and type 2 diabetes. The type 1 generally the autoimmune disorder that kill the immune system of beta cell. तो जनरली जब हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे जो बॉडी में जो है बीटा सेल्स नहीं होते, इंसुलिन नहीं बनती, तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा रहता है. टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास ग्लूकोज है, वो इंसुलिन है, मगर हमारे इंसुलिन क्या करते हैं, जैसे की का काम करते हैं, जो सेल के अंदर ग्लूकोज को एंट्री से रोकते हैं. जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाज़ा, तो दरवाजा नहीं खुल रहा. तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ यू कैन यूज ऑफ द एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज भी हम 2 टाइप्स की जनरली एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. तो आपने देखा होगा जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं एरोबिक एक्टिविटी करते हैं तो वो बिल्कुल थिन मास होंगे. तो जनरली उसमें हम जो टाइप 1 डायबिटीज़ है
तो हम उसमें क्या करते हैं कि ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए एरोबिक ट्रेनिंग हम जनरली सजेस्ट करते हैं। मगर जब हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो तब हम सजेस्ट करते हैं कि हमने देखा होगा जो 100 मीटर स्प्रिंटर है तो वो हमेशा आपको पतले नहीं मिलेंगे, एकदम मस्कुलोस्केलेटल बॉडी मिलेगी, मस्कुलर मास मिलेगा। तो एनोरोबिक एक्टिविटी करेंगे, जहाँ हम एनोरोबिक एक्टिविटी करेंगे तो हमारा मसल्स मास बढ़ेगा। तो हम टाइप 2 डायबिटीज में रिकमेंड करते हैं कि हम अपना मसल्स मास बढ़ाएं, जिससे कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो विद दीज वर्ड्स वंस अगेन थैंक यू सर, आप यू टेक योर वेरी प्रीशियस टाइम फॉर अस, थैंक यू वेरी मच।